अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एपिसोड 10 ऑफ PS6 रोजनामा। मुझे शो में साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। जानते हैं आज की मार्केट कैसी रही। मोइश, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, बताइएगा ऑडियंस के लिए प्लीज। बिल्कुल बताते भी हैं और आज मार्केट दिखाते भी हैं। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही होगी मेरी। आज जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो 1,71,500 पर आई है। मुझे लग रहा था 1,70,500 आज मार्केट टेस्ट कर सकती है अगेन, जो इसका पहला मेरा टारगेट था 70,500, वहां तक टेस्ट कर सकती थी मार्केट। लेकिन जो मार्केट ने आज जो लगाया 71,250 पॉइंट्स का लगाया है, 1,576 पॉइंट्स मार्केट माइनस हुई। और जो पॉजिटिव गई थी आज वो सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट के करीब पॉजिटिव गई थी, बल्कि मार्केट ओपन ही 200 पॉइंट आज पॉजिटिव हुई थी। और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में थोड़ी बहुत हमने सेलिंग देखी। 1300 पॉइंट का लो लगा, फिर मार्केट ऊपर आई 300 प्लस, और उसके बाद फिर 1600 का लो लगा, और फिर 1900 पॉइंट का लो लगा के मार्केट तकरीबन 1500 साढ़े 1500 पॉइंट के बाद आज मार्केट बंद हो गई। न्यूज साइड पर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज का ही इंपैक्ट चल रहा है। कल शाम तक, रात तक सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑयल प्राइस क्योंकि बढ़ रही थी, तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ने 5000 पॉइंट से 5000 से लेकर 10,000 पॉइंट्स नीचे जा सकती है मार्केट। लेकिन रात के 1 से 2 बजे के दरमियान ट्रम्प का ट्वीट आ गया था कि सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं पाकिस्तान के कहने की वजह से, जो कि पॉजिटिव न्यूज हो गई। क्योंकि कल जो है वो सीज फायर एक्सपायर हो गया था। जो 2 हफ्ते का सीज फायर था, जो आज से 2 हफ्ते पहले हुआ था, वो एक्सपायर हो चुका था। इस वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता था। ऑयल की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, लेकिन जब रात को ट्वीट आया तो उसके बाद ऑयल की प्राइस $2-3 ही गिरी, लेकिन गिरी सही। और उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। इतना तो कोई ज्यादा प्रेशर हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन की तरफ। ये भी आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर यूबीएल के आज 350 पॉइंट्स माइनस हुए हैं हबको, क्योंकि रिजल्ट आया था, डिविडेंड अच्छा दिया, अर्निंग्स अच्छी आई, तो 122 पॉइंट हबको के भी प्लस हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मार्केट अच्छा परफॉर्म करी है एक हफ्ते से पिछले, तो एक हफ्ते की तरफ आते हैं तो एक हफ्ते के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स के, वो तकरीबन 2000 पॉइंट यूबीएल के ऐड हुए हैं। ओजीडीसी ने भी अच्छा गेन किया है 900 पॉइंट के करीब। फिर पीपीएल ने 400, नेशनल बैंक 420, और इस तरह से बलूचिस्तान व्हील से बेस्ट फिशरमैन ने भी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं, और हपको ने भी। और अगर हम चल जाते हैं एक महीने के अंदर, तो एक महीने के अंदर भी यूबीएल सबसे टॉपर है। ओजीडीसी क्योंकि जब मार्केट खराब थी तब भी बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ओजीडीसी ने भी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं, लकी ने, मीजान बैंक ने। तो मार्केट परफॉर्म जो है वो थोड़ा बेहतर कर रही है। अब परफॉर्मेंस के अंदर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ट्वीट की तरह मार्केट चल रही है। जो भी ट्वीट आता है उसकी बेसिस पर मार्केट चल रही है, ऑयल की प्राइसेस के ऊपर चल रही है। और अगर करंटली देखते हैं हम, तो आज क्रिप्टो भी थोड़ा बेहतर हुआ है। आज अभी राइट नाउ की मैं बात कर रहा हूँ तो क्रिप्टो भी थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया है। ऑयल हालांकि नहीं गिर रहा और गोल्ड भी नहीं बढ़ रहा, सिर्फ क्रिप्टो बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कोई पॉजिटिव न्यूज हम आने वाली वीक के अंदर, और विद इन दिस वीक हम कोई पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जंग से रिलेटेड, जिस वजह से ऑयल गिर जाए और इंटरनेशनल मार्केट सारी बढ़ जाए, और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। बिल्कुल ठीक है मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक अनसर्टेनिटी अभी भी प्रिवेल कर रही है यूएस ईरान टॉक्स को लेके। रीसेंट अपडेट इस हवाले से क्या है हमारे पास रिगार्डिंग द सीज फायर? कुछ एक्सटेंड हुई है डेडलाइन, या आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, सीज फायर के बारे में आया था कि एक्सटेंड हो गया, बट कोई डेडलाइन अभी कम्युनिकेट नहीं हुई। ये आ रहा है कि प्रॉब्ली शायद आज रात तक कोई चीज़ कम्युनिकेट होगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो देखेंगे कि क्या चीज़ है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज़ कम्युनिकेट हुई है, सो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे को हम देख सकते हैं कि पीस टॉक्स हो जाएं, दोनों पार्टीज जो हैं वो टेबल पर आ जाएं। मैंने लास्ट शो में भी कल भी ये बात की थी कि नेगोशिएशंस जो हैं वो नेगोशिएशंस चलेंगी, दे विल टेक प्लेस इवेंचुअली। अब उसमें डिले हो सकता है, उसमें दोनों पार्टीज अपना लेवरेज यूज करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, बट ऐसा नहीं कि सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये जगह लेंगी। अब अगेन जैसे मुझीज ने बात की ना कि ये ट्वीट्स पे चल रहा है, अब हर मामला जो है एक ट्वीट पे डिसाइड हो जाता है कि क्या होना है, और उसी पे मार्केट भी अपने आप को रीरेट कर लेती है एक ट्वीट के ऊपर। तो देखते हैं किस तरह का ट्वीट आता है, किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, तो लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी के साथ आपके साथ एक और सवाल भी कनेक्ट करना चाहूंगा। आज रिजल्ट्स भी हैं, मुझ से रिजल्ट्स का भी पूछेंगे आपसे। रोज आप कोई एक सेक्टर का एनालिसिस करते हैं ऑडियंस के लिए। सीमेंट सेक्टर के हवाले से थोड़ा बताइए, फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू इट्स सेल्स, सीमेंट सेक्टर किस तरह का आपको लगता है? तो कोई खास वजह आपने सबमिट चूज किया है? तो रिजल्ट्स आए हुए हैं ना आज, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा पहले सेक्टर के बारे में जानना। अच्छा, देखिए सीमेंट, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सीमेंट पाकिस्तान, सीमेंट है क्या? सीमेंट इज अ मटेरियल जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आपकी जो भी घर तामीर करना हो, बिल्डिंग तामीर करनी हो, सड़क तामीर, उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है डिफरेंट जगहों पे। अब इसको ये समझें, रॉ मटेरियल से एंड तक समझते हैं कि प्रोसेस किस तरह होता है। इसके 6 स्टेप्स को पहले इस तरह समझते हैं कि सबसे पहले तो जो जो भी सीमेंट प्लांट है उसके साथ वो अपने रॉ मटेरियल को निकालते हैं। उसके बाद उस रॉ मटेरियल में, जैसे फॉर एग्जांपल
लाइमस्टोन होगा, बाकी चीज़ें होंगी, उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, फिर प्री हीटिंग में जाता है, फिर किल्न के अंदर वो हीट होता है। आप किल्न देखते हैं ना, वो जो सर्कल सा होता है, इसके अंदर सीमेंट को डाला जाता है, उसके अंदर कोयला डाल के उसको हीट किया जाता है, कुछ 1450 डिग्री सेल्सियस, यानी लावा से ज़्यादा गर्म हीटिंग टेम्परेचर होता है ये। इसीलिए कोल इतना ज़्यादा ज़रूरी है सीमेंट इंडस्ट्री में, मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी कर दूँगा। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा-सा रॉ मटेरियल चिप्सम वगैरह ऐड करके एक सीमेंट को पाउडरी फॉर्म में करके एक पैकेज तैयार किया जाता है, और जो आपके जो बैग होता है उसमें रेडी कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि जो हमारा जो 50 टू 60% यूटिलाइजेशन है, वो आपकी कोल की और एनर्जी की चली जाती है। बाकी जो आपकी एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस समझना, आप सैलरीज हैं, फिक्स कॉस्ट है, बाकी चीजें, ऑपरेटिंग ऑपरेशंस है, उसके ऊपर चला जाता है। अब जो कोल है उसकी भी वैराइटीज हैं पाकिस्तान में। एक है हमारे पास इंपोर्टेड कोल है जिसमें रिचर्ड वे आता है, जैसे हमारा क्रूड ऑयल के लिए एक बेंचमार्क है ना WTI या ब्रेंट, इसी तरह हमारे लिए कोल का भी है। तो इसीलिए सीमेंट सेक्टर के लिए लोग कोयले की तरफ देख रहे होते हैं कि कोयले की प्राइसेस स्टेबल रहें। रीजन मीन कि हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और वो रिचर्ड वे बेंचमार्क है, तो वहां पे प्राइसेस स्टेबल रहे। फिर आपके पास अफगान कोल है जो इंपोर्ट होता है, देन आपके पास आता है थर कोल। दोनों तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले जो हमारे पास बेहतर है वो रिचर्ड बे है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी है हीटिंग की, वो बहुत बेहतर है। लेकिन उसमें अगेन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी इंपोर्ट कॉस्ट है। फिर जो नॉर्दर्न साइड पे कंपनीज हैं, जो सीमेंट कंपनीज है, उनको फ्रेट कॉस्ट भी एक्स्ट्रा 6000 6500 पर टन उनको कॉस्ट पड़ जाती है जब पोर्ट से अपने नॉर्दर्न साइड पे ट्रांसपोर्ट करने की, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। जो अफगान है उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपके बॉर्डर्स के इशू आ जाते हैं, तो वो क्लोजर हो जाता है। वो इतना एफिशिएंट नहीं है, बेहतर है लेकिन लो कॉस्ट है। थर्ड जो है वो थर कोल है, उसको गवर्नमेंट भी बड़ा पुश कर रही है, ताकि अब तो काफी फ्यूल मिक्सेस में यूज हो रहा है। इसलिए उसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता कि उसमें सल्फर जो है ना वो ज्यादा है, तो उसमें उसका एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये 3 किस्म के कोल है, और इंपोर्टेड इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उसमें क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। अब जब मैंने आपको ये बताया कि आपका जो हीटिंग प्रोसेस है उसमें कोयला ऐड होता है, और वो पूरा किल में घूमने के बाद आपका सीमेंट तैयार होता है, इसलिए आपको कोयले की जरूरत होती है। अब एक चीज हमने नॉर्थ की साइड पर देखी थी, यहां तक तो मैंने समझा दिया कि कोयले की इंपॉर्टेंस क्यों होती है सीमेंट इंडस्ट्री में, एंड देन वो किस तरह आपकी कॉस्ट को, तो जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे ना, तो उस पर कॉस्ट पर टन होगी, कोयल की आप कॉस्ट पर टन देखेंगे, और फिर ग्रॉस मार्जिन पर टन भी आप मेजर करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट आई, जो आपकी इनपुट कॉस्ट लेट्स से थी, और उसके बाद आपकी ग्रॉस मार्जिन कॉस्ट किस तरह आई। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमने 2026 में देखा कि जब अफगान बॉर्डर क्लोजर हुआ तो कंपनी ने इंपोर्ट किया। जब आपने कोयला इंपोर्ट किया, इंपोर्ट महंगी थी। जब आपकी इंपोर्ट महंगी तो आपके उसमें शिपिंग चार्जेस लगाने के बाद कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ती है तो आप उस प्राइसेस को पास ऑन करते हैं, राइट? तो कंपनी से अपने मार्जिन को इसलिए प्रोटेक्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने प्राइसेस को पास ऑन कर दिया था। अगेन एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, अगर आप प्राइसेस पास लेट्स से आप अपने प्राइसेस को पास ऑन नहीं करेंगे, और कोई कंपनी, कोई सीमेंट फैक्ट्री इस तरह की है जो अपने मार्जिन इंप्रूव भी कर रही है, कॉस्ट भी कम कर रही है, तो उसकी उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, अगेन सिक्लिकल सेक्टर है, तो आप सिक्लिकल का मतलब भी है कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है। जितने आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, लो इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, तो आपके हाउसिंग जो लोन्स होते हैं वो अप्रूव होते हैं। सीपैक की कंस्ट्रक्शन कह लें, मुल्क में पीएसडीपी फंड जो एलोकेट होता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डिमांड समझ आ जाती है, कंस्ट्रक्शन की डिमांड समझ आती है। तो जितनी इकोनॉमी में आपकी फ्लरिश करेगी, बेहतर होगी, उतनी आपके सीमेंट की डिमांड ज्यादा होगी। जितनी इकोनॉमी आपकी स्लो होगी, उतनी आपकी हाउसिंग डिमांड हो या कंस्ट्रक्शन डिमांड हो, वो स्टैप करेगी, रुक जाएगी। तो इसलिए सिक्लिकल सेक्टर है। तो ये 2-3 चीजें, मेजर चीजें जो आपको देखनी चाहिए सीमेंट सेक्टर में। लेट्स से अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जो कोल की कॉस्ट पर टन है वो कंपनीज की देखें, कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं आप उनकी कोल कॉस्ट पर टन देखें। आप उनका फ्यूल मिक्स देखें कि उनका इंपोर्टेड फ्यूल है, अफगान है, थर है, जो भी है, उनका फ्यूल मिक्स किस तरह का है, और आप जो नंबर्स आते हैं डिस्पैचेस के उसको देखें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम ये समझते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि कोल बनता किस तरह है, इनपुट कॉस्ट किस तरह है, और आपकी मेजर, अब तो बहुत सारी जो वेस्ट हीटिंग जो टेक्नोलॉजी है उस पर काफी सारी कंपनी शिफ्ट कर रही है, एफिशिएंट एनर्जी पे जा रही है, ताकि वो एफिशिएंसी पे ऑपरेशन अपनी एफिशिएंसी अच्छी कर सके। एक और चीज हमारे यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ना सीमेंट प्लांट्स की, वो पूरी नहीं है। अगर हम फिस्कल ईयर फर्स्ट हाफ की देखते हैं तो वो अराउंड आप समझे कुछ 55% रही है। अभी अगर हम इसको एवरेज आउट कर लें, एक महीने की भी कर लें, हम पूरे फिस्कल ईयर 26 से मेजर करते हैं, लेट्स से फर्स्ट हाफ की भी कर लेते हैं, तो अराउंड 55-60% रही है। एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप 85% तक देख सकते हैं। जितनी मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, आपका प्लांट एफिशिएंटली काम करेगा, उतने आपके मार्जिन्स बेहतर होंगे, उतने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपकी, और अभी भी आपके पास सीमेंट सेक्टर में ये जगह है कि अभी आपके सीमेंट प्लांट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर रहे, तो आपके पास वो भी ग्रोथ है। तो आपने ये 2-3 चीजें देखनी होगी सीमेंट सेक्टर को मोटा मोटा एनालाइज करने के लिए।
उसमें आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसे मुफीज ने हमारे लिए सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस किया फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू इट्स सेल्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का भी, जैसे उन्होंने बताया। आज रिजल्ट आया मेपल लीफ सीमेंट का, थोड़ा बताइएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हवाले से, सेल्स के हवाले से, सीमेंट डिस्पैचेस के हवाले से मेपल लीफ जो है किस तरह का लग रहा है, बताइए। स्क्रीन शेयर की भी मैंने रिजल्ट की भी मेपल लीफ के, क्योंकि रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा ख़राब ही आएगा, क्योंकि कंपनी ने पायनियर सीमेंट को एक्वायर किया था और उधार लेके एक्वायर किया था, तो उधार पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर आपके सामने रिजल्ट शो हो रहा है तो आप उसकी सेल्स देखें। सेल्स पिछली बार 16 अरब रुपए की थी एक क्वार्टर के अंदर, और इस बार 21 अरब रुपए की हैं। तो कंपनी की सेल्स भी तकरीबन 30% से 30% के करीब इंक्रीज हुई है कंपनी की सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट भी डायरेक्टली कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हुई हैं। और इसके बाद जो इम्पैक्ट हमें ज़्यादा दिख रहा है, वो सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, जिसमें पहले 53 करोड़ थे और इस बार 1 अरब 30 करोड़ रुपए के एडमिन एक्सपेंसेस में। और जो उससे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है वो आया कंपनी की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसके अंदर आया है 46 करोड़ रुपए की पिछली बार कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट्स की थी, और इस बार 1 अरब तकरीबन 60 करोड़ की कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट्स की हैं। तकरीबन 3 गुना कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ गई। और इसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का आया है 1 अरब 94 करोड़, जबकि पिछली बार 2 अरब 80 करोड़ के करीब आया था। इस वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर है वो कम हुई है, मेन इंटरेस्ट पेमेंट्स और एडमिन एक्सपेंसेस की वजह से। कंपनी की सेल्स बेहतर हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी दूसरी मर्ज भी हुई है और कंटिन्यूसली कंपनी की एनुअलाइज सेल्स भी इंक्रीज कर रही है। तो इसका रिजल्ट अगर सेल्स वाइज देखते हैं, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाइज, तो कंपनी की सेल्स और रिजल्ट ओवरऑल बेहतरीन आया है। 1 रुपये 86 पैसे की अर्निंग है एक क्वार्टर की, और टोटल 9 महीने की 7 रुपये 44 पैसे की कंपनी की अर्निंग आई है जी। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ हमारे पास हपको का भी रिजल्ट आया आज और आईएसएल का भी आया। जी, मैं आपको सारे रिजल्ट बता देता हूँ लाइन से। सबसे पहले मैपल लीफ हो गया, उसके बाद हक्को का रिजल्ट आया हमारे पास। ऑलरेडी 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे चुकी थी, और थर्ड क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड और दे दिया, यानी कि कंसिस्टेंसी से कंपनी हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड दे रही है। और 9 महीनों के अंदर तकरीबन 15 रुपये का डिविडेंड, जो कि बेहतर है। और इस बार 7 रुपये 15 पैसे की अर्निंग अब तक की क्वार्टर वाइज देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो अब तक की सबसे बेहतर अर्निंग है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 6 रुपये की थी, सेकंड क्वार्टर के अंदर भी तकरीबन 5.5 पौने 6, और अब 7 रुपये 15 पैसे की अर्निंग, जबकि पूरे 9 महीने के अंदर 18 रुपये 44 पैसे की अर्निंग बनती है कंपनी की, जो कि बेहतर रिजल्ट है। इसके बाद, और इस वजह से आज हमने प्राइस एप्रिसिएशन भी देखी। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एंग्लो पॉलीमर का। आई थिंक जो लोग मेरे ग्रुप में होंगे पिछले 1 साल से, उनको मैंने 1 साल पहले बताया था कि कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि 1 साल पहले कंपनी लॉस कर रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्लांट था वो भी जो है वो कमीशन्ड होना था, यानी कि उससे भी सेल्स आनी थी। तो अब सेल्स आ गई हैं, सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर हो गए। तो ओवरऑल सारी चीज़ें इसकी बेहतर गई हैं। 55 पैसे की अर्निंग, और भी आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जो रिजल्ट्स हैं, इसकी जो अर्निंग्स हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। इसके बाद एक और रिजल्ट आया था इम्पोर्टेंट और अच्छा रिजल्ट, लोड्स लिमिटेड का। इसकी अगर आप अर्निंग्स देखें तो 44 पैसे की क्वार्टरली अर्निंग और 1 रुपये 40 पैसे की 9 महीने की अर्निंग आई है। सेल्स भी इसकी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हुई है, तकरीबन 20% के करीब, जो कि अच्छी बात है। और इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 20 रुपये से लेकर 13 रुपये तक नीचे आ चुका है, और अभी 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का 1-2%। इसके बाद मारी एनर्जीज का रिजल्ट आया है, कोई पे आउट नहीं किया, जो थोड़ा-सा नेगेटिव है इसके लिए, इसके इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अर्निंग्स थोड़ी बेहतर हैं इस बार, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के मुकाबले। इस बार अर्निंग्स कंपनी की थोड़ी बेहतर आई हैं, 17 रुपये 63 पैसे की अर्निंग्स है, और 9 महीने की 41 रुपये की अर्निंग है। तो जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, क्योंकि आपको पता ही है अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट इसकी सॉलिड है, लेकिन मेरे हिसाब से महँगा शेयर मिल रहा है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग करते हैं, वो लोग इसके अंदर कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल रिटर्न दे जाएगी। इसके बाद इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड का भी रिजल्ट आया है आज, 9 महीने का ही रिजल्ट है। इसकी सेल्स अगर आप देखें तो तकरीबन 80 टू 90% इंक्रीज़ कर गई हैं। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पिछली बार 13 अरब की थी, और इस बार 23 अरब की सेल्स है, तो 10 अरब से कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ कर गई हैं, और सेम कंपनी के प्रॉफिट्स भी डबल हो चुके हैं। पिछली बार 41 करोड़ के थे, और इस बार तकरीबन 80 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं। 1 रुपये 82 पैसे की अर्निंग, जबकि पिछली बार सिर्फ 96 पैसे की अर्निंग थी, और 9 महीने की भी 5.5 रुपये की अर्निंग है। पूरे साल की समझ लें कि 7 रुपये के करीब कंपनी की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है, 7 साढ़े 7 रुपये की। तो ये भी अच्छा शेयर है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई पे आउट नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमने देखा मार्केट में कुछ बुलिश मोमेंटम भी हमने देखा, फिर मार्केट को हमने पॉइंट्स लूज करते देखा। कुछ अरसे से मार्केट इसी तरह ही चल रही है। तो एक इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक दिन मार्केट अगर बुलिश हो रही है तो उसको उसी वक्त ऑल इन चले जाना चाहिए मार्केट के अंदर? एक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफाइन कर दीजिए, ताकि जब तक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है वो अकॉर्डिंगली चलें इन्वेस्टर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे सवाल इन्वेस्टर्स का की है
तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि देखें जो इन्वेस्टर है ना, वो अपना कैश अपने हाथ में रखता है, क्योंकि ये बात बड़ी कही जाती है कि इन्वेस्टर अपनी मर्जी के रेट्स पे चीजों को जमा करता है। तो उसकी मर्जी के रेट आए भी 145 150 के करीब भी आए, कंपनीज बहुत डिस्काउंट भी उसने वहां पे जमा किया होगा। उसके बाद उसने कंपनीज के डिविडेंड्स भी रिसीव किए होंगे, उसके बाद वो थोड़ा बहुत और ऐड करेगा। देखिए जब मार्केट साइडवेज होती है ना, तो बहुत ज्यादा शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर नहीं रहा होता, तो वहां पे आप अपने शेयर्स की होल्डिंग रखते हैं, और अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर होल्डर होते हैं तो आपको पे आउट मिलता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली आपको पे आउट मिल रहा होता है। जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो ट्रेडर कर रहा होता है। तो इफ यू आर अ ट्रेडर, वहां पे आप देखते हैं कि मार्केट साइडवेज है, आपको शायद उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं मिल रहा ट्रेडिंग करने का, बट एज लॉन्ग एज यू आर एन इन्वेस्टर, आप अपनी मर्जी के रेट पे हर डिप पे भी आप जमा करेंगे, क्योंकि आपको डिप से प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके हाथ में कैश होगा, क्योंकि आप 100% कभी भी नहीं जाते, आप हमेशा अपने हाथ में कैश रखते हैं कि अगर आपको फर्दर नीचे खरीदने का मौका मिले तो आप बिल्कुल खरीदें। तो एज लॉन्ग एज अगर इन्वेस्टर्स के पास अगर अगेन इन्वेस्टर का सवाल था, उनके हाथ में कैश होगा, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो नीचे और जमा करेंगे, क्योंकि अगेन हम ये बात रिपीट करते हैं कि अगर 100 रुपए पे एक चीज है और आपको 100 पे, आपने भी पूरी स्टडी के बाद ये ड्राइव किया कि 100 रुपए में जिसकी फेयर वैल्यू समझ आती है, कंपनी अट्रैक्टिव है 100 रुपए के हिसाब से, अपनी अर्निंग्स के इसको जस्टिफाई करती है, एक एग्जांपल है, तो वो 80 रुपए पर आ गई, तो वो अनजस्टिफाइबल नहीं हो गई, क्योंकि एक पैनिक की सिचुएशन है, तो आप तो और जमा कर लेंगे, क्योंकि आपके फेयर वैल्यू के हिसाब से वो 100 रुपए जस्टिफाइड थी। अब वो आपको और डिस्काउंट पे मिल रही है, यानी वो अपनी फेयर वैल्यू को जस्टिफाई करेगी, तो आपको वहां से तो गेन मिल सकता है, तो आप और अपनी जो एवरेज है वो अच्छी कर लेंगे, जिसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एक मोटा मोटा तरीकेकार तो यही होता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि मेपल लीफ सीमेंट का भी रिजल्ट आपने ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन किया, सीमेंट सेक्टर के अंदर अभी भी किस कंपनी को रेकमेंड करेंगे, मेपल लीफ को या किसी और कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी बता दें मेपल लीफ सीमेंट के ऑडियंस की। देखिए मैपल लीफ सीमेंट की अगर जहाँ तक बात है तो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मैपल लीफ सीमेंट की। क्या एक्वायर कर रही है, एक तो ग्रुप कोहिनूर ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इसकी, सिर्फ इसके अंदर नहीं टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एनर्जी में भी काम करती है, तो मैपल लीफ सीमेंट इस वजह से मुझे पसंद है। और रिसेंटली इसने पाइनियर सीमेंट को भी एक्वायर किया है, और सूनर फैसल बैंक को भी हम एक्वायर करता हुआ देखेंगे इसको। भले ही लोन लेके क्या है, लेकिन इसके बाद इन्वेस्टर्स बहुत हैं, उसके पास पैसा भी आ जाएगा सून, तो ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और कंपनी के पास सूनर पैसा भी आ जाएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों के अंदर या आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी के रेवेन्यूज भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो प्रॉफिट्स कंपनी के हम बेहतर देख सकते हैं, स्लोली ग्रोथ होगी, और प्राइस एप्रिसिएशन भी इसके अंदर बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर टारगेट रखें आप, तो यहाँ पर 2x आपको इजीली ये दे सकता है मैपल लीफ। 2-3 साल का अगर आप माइंड रखते हैं, तो 2 साल के अंदर ये शेयर जो है वो डबल होने की ताकत रखता है, यानी कि 190 या 200 रुपए तक आपको जा सकता है ये। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कल की मार्केट आपको कैसी लगती है, ऑडियंस के लिए बताइएगा। देखिए मार्केट अब एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, तो मुझे लगता है अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है, कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा नहीं होता है, तो मार्केट सस्टेन ही करेगी। 1,70,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इंडेक्स के लिए। बाकी लेट्स सी, अगर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि सपोज सीज फायर खत्म हो जाता है या फिर वायोलेशन हो जाती है, तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट और हैवीली हम इम्पैक्ट देख सकेंगे। लेकिन जिस तरह से आज मार्केट ने अपने आप को संभाला है और स्ट्रांग रही है मार्केट, तो मुझे लगता है कल का दिन भी नॉर्मल ही रहेगा, कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर हो गए हैं। आज मार्केट रुकी हुई थी, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी, लेकिन स्टिल वॉल्यूम्स मार्केट के अच्छे रहे हैं। तो उम्मीद है मुझे कि कल भी मार्केट के वॉल्यूम्स भी अच्छे रहेंगे और पॉइंट्स के अंदर भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, अगर कोई खास न्यूज़ नहीं आती तो। नफीस मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, एसएनजीपी के हवाले से कुछ खबर आ रही थी हमारे पास टैक्स डिस्प्यूट के हवाले से, वो जरा ऑडियंस के लिए प्लीज बताइए। अच्छा नहीं, वो एसएनजीपी का जो मामला है वो पुराना है, कॉस्ट इक्वलाइजेशन एडजस्टमेंट है, वो बेसिकली हायर टैरिफ्स के लिए था, और कंपनी ने बताया है कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हुआ है अकाउंट्स में, इसके कोई प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली उन्होंने रूल कर दिया कोर्ट ने कि इट वाज अ वैलिड बिजनेस एक्सपेंस, तो कोई ऐसी बात नहीं, पुरानी चीज थी, वो बस एक क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी कोर्ट की तरफ से मिल गई है, बट वो ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ऑडियंस के लिए आपसे पूछ लूं, जो लोग एसएनजीपी में इन्वेस्टेड होंगे कि प्रॉफिट्स को ये अफेक्ट तो नहीं करेगा। थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग द शो। ये था आज का PS6 रोजनामा। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, हम अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एपिसोड में, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट बुलिश होगी। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।